नहीं है। रियान भाई ने प्रयास किया है आप लोगों को कुछ बातें बताने का। हमारा क्या है, मैं बैठूँ इसको वो कर दिया। हम लोग आए हैं हरियाणा से और लोगों को जागरण करने का काम करते हैं हम लोग, जागरूक करने का, है ना। और ये जागरूक करने का काम क्यों करना पड़ा भाई, सबको आपको अपना काम है, हमें अपना काम है, इनको अपना काम है, तो वो करना पड़ रहा है कुछ हमको, इनको मजबूरी में करना पड़ रहा है। कोई खुशी से तो नहीं लगे हैं हम इस काम में। कोई ये चाहता नहीं है कि हम अपना काम छोड़ के कुछ ऐसा काम किया जाए, क्योंकि आज ऐसी स्थिति परिस्थिति नहीं है किसी भी व्यक्ति की कि वो समाज का काम कर सके। पर लेकिन वीर सिंह भाई ने आपसे बात करी, आपको भी लगता होगा कि आज जो है, चाहे वो गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, उन सब का जीवन, चाहे गांव का आदमी हो चाहे शहर का आदमी हो, है ना, छोटे शहर में रहता हो बड़े शहर में रहता हो, चाहे विद्यार्थी हो चाहे बिना पढ़ने वाला हो, है ना, चाहे नौकरी वाला हो चाहे बिना नौकरी वाला हो, मतलब कि हर आदमी छोटी से बड़ी किसी ना किसी परेशानी में है कि नहीं है। क्या आज से 30 साल पहले भी थी क्या स्थिति? जो लोग बैठे हैं उस दौर के, आज से 30 साल पहले भी थी क्या स्थिति, ऐसी स्थिति है जी? बताओ आप। जवाब हाँ, हाँ या ना। आपने कहा कुछ कम ज्यादा हो सकती है, ठीक है, नहीं इतनी, लेकिन इतनी स्थिति नहीं थी, ऐसी स्थिति नहीं थी जो है ना। इसमें चली। आज की स्थिति और उस समय की स्थिति में बहुत जमीन आसमान का अंतर आ गया है कि नहीं है। अभी आपने पानी पिया, क्या पानी नहीं है क्या यहाँ? लेकिन आप खरीद के लाए किनले का, पेप्सी कोला का ब्रांड है ये। और पेप्सी कोला वो कंपनी है दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, जो पूरी दुनिया जो पानी यूज करती है ना, जिसको ये हवा बनाया हुआ है कि 800 करोड़ लोग हैं, ऐसा कि हालांकि है नहीं 800 करोड़ लोग, क्योंकि आपने और हमने तो सर्वे नहीं किया है। सर्वे किसने किया है? कंपनी ने किया है ना। ये 800 करोड़ लोग हैं दुनिया के अंदर, तो ये कितना सच है कितना नहीं है कोई नहीं जानता इसको। वो डाटा है, डाटा आंकड़ा आपके सामने रख दिया और आपको आपकी परेशानी का कारण बता दिया कि जनसंख्या इसका कारण है। यही चलता है टीवी पे कि दुनिया आपकी, मतलब क्वेश्चन आपके दिमाग में रेज ना हो, ये आप सवाल ना पूछ लेगी ये परेशानी है क्यों, तो सवाल पहले से खड़ा है। एक अर्थशास्त्री था माल्थस, नाम सुना हुआ आपने, तो उसने कहा था, खैर मैं 20 से लग जा रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा था इसकी कि ये पानी आपके गांव में भी है, पेप्सी कोला का आपको खरीद के लाए हो, क्यों लाए हो खरीद के? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज पड़ी है। क्योंकि जब आप टीवी देखते हो तो टीवी में कोई मीटिंग जब चलती है ना, तो फिल्म के अंदर जब ऐसा सीन आता है कि कहीं मीटिंग हो रही है, तो वहां सबसे पहले छोटी छोटी बोतल पानी की रखी रहती है। आपने किसी ने कहा नहीं इनको कि ये पानी लाना है या वो लाना है, जैसे ही वो परिस्थिति आई तो सबकॉन्शियस माइंड से वो रिएक्ट किया। ठीक है जी। कोई भी मीटिंग चलेगी और इसकी गिरफ्त में आप और हम नहीं है, हर आदमी। आप देखना कहीं आपके जिलाधिकारी जब मीटिंग लेगा तो उसको वो भी वही रिएक्ट करेगा, क्योंकि उसने भी वहीं से सीखा है। मतलब कहने का ये है, क्योंकि इतना समय तो है नहीं कि विषय के अंदर प्रवेश करा जाए। इसके तो 3 दिन की ट्रेनिंग चलाते हैं हम लोग, 3 दिन ट्रेनिंग, 3 दिन चर्चा चलती है। तो क्या चर्चा चलती है? यही चर्चा चलती है कि समस्या क्या है, समाधान पे बात नहीं होती वहां, क्योंकि समाधान तब हो जाएगा जब आपको समस्या का पता लग जाएगा। यहाँ से एक पॉइंट आपको समझ में आ गया। एक बात और बता दूं आपको कि जितना पानी हम इस्तेमाल करते हैं पूरी दुनिया में, जो वो लोग कहते हैं कि 800 करोड़ लोग हैं, वो उतना पानी केवल 5 कंपनी इस्तेमाल करती हैं। पहले नंबर पर पेप्सी कोला उसमें से एक है। मतलब जितना पानी खेती के लिए, इंडस्ट्री के लिए, आपके लिए, पशुओं के लिए जितना पानी यूज होता है पूरी दुनिया में, उसमें सिर्फ 5 कंपनियां हैं जो एक पहले नंबर पे है, जो इतना यूज कर लेती है दुनिया के संसाधनों का। अब आप इससे ये समझ लेना कि आपके पास जितने संसाधन हैं, है कि नहीं, वो अकेले संसाधन को ये कब्जा लिए बैठी है। मतलब कि दुनिया के संसाधन, जब चर्चा चलती है कि दुनिया के पास जितने संसाधन उपलब्ध हैं, उनमें से 98% संसाधन मात्र 21 लोगों के पास है। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी संसाधन उपलब्ध है,
उनमें से 98% संसाधनों पर कब्जा मात्र 21 लोगों का है। ये मैंने ये बात बताई आपको, जब बहुत डिटेल्ड जब आप रिसर्च में जाओगे तो आपको। और ये जो लड़ाई इन्होंने कहा था कि भाई राजीव दीक्षित जी ने शुरू करी थी, उन्होंने जब अभियान शुरू करा था तो वो 1984 में जो घटना हो गई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो आप जानते होंगे, नाम सुना है भोपाल गैस ट्रेजेडी का, है ना। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी जब हो गई थी तब वो विद्यार्थी थे, तो उन्होंने जब उस पर रिसर्च करा तो पता चला कि ये कोई गैस जो लीक हुई थी, जो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, 22,000 लोग उस रात को मर गए थे भोपाल के शहर में, जो लोग सोए हुए थे। उसने गैस, वो तो कहती है कंपनी लीक हुई, लेकिन जब उस पर रिसर्च हुई तो पता चला कि वो एक ऐसे जैविक हथियार का प्रयोग किया था उसने। वो टेस्टिंग करके देख रही थी कि ये कितना मारक हो सकता है। तो वहां से ये अभियान शुरू हुआ था जो आज लगातार जारी है। लेकिन आज जो ये चर्चा और ये अभियान दोबारा से शुरू करना पड़ रहा है, वो इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आज जो है ना, ये लड़ाई स्वदेशी विदेशी की नहीं रह गई है। आपका जीवन कंपनियां कंट्रोल कर रही है, ये मैंने आपको बता दिया ना उदाहरण से। आप जीवन में जो भी रिएक्ट करते हो वो आपका अपना नहीं है, वो आपको उन्होंने मजबूर कर दिया है, टीवी के माध्यम से आपके बिहेवियर के अंदर डाल दिया उन्होंने, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। क्योंकि आपको एक दिन में नहीं बदलता कोई भी व्यक्ति, वो जीव बचपन से जब आता है ना, वो वही चीजें देख रहा है। रेप का कल्चर हो, है ना, ये सब जो है, जब तक टीवी नहीं आया था, फिल्में नहीं आई थी, तो यहाँ कुछ नहीं होता था। क्योंकि हमको मालूम नहीं है कि क्या करना है, रिएक्ट कैसे करना है। जब आपको पता ही नहीं तो करोगे कैसे आप, है ना। तो ये जो आपके जो और हमारी और आपकी या किसी भी की जो परेशानी है, वो परेशानी अपनी नहीं है, ये बनाई हुई परेशानी है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि 98% जो संसाधन है दुनिया के, उस पर मात्र 21 लोग कब्जा करें बैठे हैं, मात्र 21 लोग। और हमारी और आपकी जो वो चलती है गवर्नमेंट, जिसको आप गवर्नमेंट कहते हो, तो भाई आपका रोल सिर्फ गवर्नमेंट को चलाने में इतना ही है कि आप वोट देते हो, वोट दे देते हो, आप चुन लेते हैं सरकार को। वोट आप कैसे देते हो? वो एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं, माहौल बनाते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो। चुनाव में आप जानते हैं कितना खर्चा होता है भाई, प्रधानी के चुनाव में ही बहुत खर्चा हो जाता है, 10-20 लाख रुपए लग जाते हैं, है ना। तो एमएलए के, एमपी के चुनाव में कितना खर्चा होता होगा। तो वो पैसा कहाँ से लेते हैं वो लोग? कंपनियों से। जो धन देगा वो धुन बजवाएगा, है कि नहीं है भाई। जो पैसा इन्वेस्ट करेगा तो वो निकालेगा अपना। तो सिंपल, आपका रोल ही नहीं है वहां उनमें, तो आपके लिए पॉलिसी बनेगी नहीं। पॉलिसी मेकिंग में कौन लोग बैठे हैं? पॉलिसी जो बनती है वो बनती है नीति आयोग में। और नीति आयोग को आप ये मत समझना कि वो नीति मतलब उसका फुल फॉर्म है NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब आप उस पर रिसर्च कर लो कि उसके अंदर कौन कौन है। उसमें वीके पॉल है जो हेल्थ का काम देखता है, वीके पॉल पीडियाट्रिक है एम्स का, वो हेल्थ संबंधी जो भी योजना बनेगी तो वो हेड है उसका, वो देखेगा। खेती संबंधी उसमें जो योजना बनेगी तो उसमें वो आदमी है नीति आयोग में, खेती में, जो पहले पंजाब की खेती की पॉलिसी बना चुका है। पंजाब की खेती की पॉलिसी आप जानते हैं कि वहां जो है हर घर में कैंसर का मरीज है, मिट्टी खराब हो गई है कि नहीं है। तो पूरे देश की पॉलिसी वो कैसी बनाएगा, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा। मतलब कि आपकी पॉलिसी वहां बनेगी नहीं। तो ये मैंने आपसे कहा था कि लड़ाई जो है अब स्वदेशी विदेशी की, जाति धर्म की नहीं रह गई है। अभी एक नई टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गई है दुनिया के अंदर, जिसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से जानते हैं। किसी को सुना है नाम? यहाँ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का नाम सुना है किसी ने? आपने सुना हो किसी ने? जिसको प्रधानमंत्री बोल चुका है 3 बार संसद के अंदर कि हम एजेंडा 2030 और नई विश्व व्यवस्था के लिए काम कर रहे हैं। सुना होगा, प्रधानमंत्री ने बोला है। क्या है वो, आप जानते हैं क्या है वो एजेंडा 2030? और उसका पहला आदेश था लॉकडाउन। एजेंडा 2030 का पहला आदेश था लॉकडाउन, फर्जी महामारी, वो पहला आदेश था। आपके गांव में भीड़ लगा होगा, यहाँ भी बंद हुआ होगा उस समय कि कोई एक बीमारी है, फलाना हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा। सुना ना आपने? गांव में किसी को हुई? आपकी रिश्तेदारी में हुई किसी को, जान पहचान में? कोई ऐसा व्यक्ति मरा जो हॉस्पिटल में नहीं गया? जो हॉस्पिटल में गया उसको तो कह नहीं सकते वो कैसे मरा। यस, मतलब आपको मोटी मोटी जानकारी है। क्यों है? क्योंकि जो एम्स, जो वहाँ चंडीगढ़ PGI में जो हेड थे, उन्होंने बताया कि हमको प्रोटोकॉल ये है
क्योंकि हम नहीं बता सकते, क्योंकि हम नौकरी कर रहे हैं, हमारी तो बंद हो जाएगी, जेल हो जाएगी। और ऑल इंडिया जो मेडिकल साइंस है या जो ये IMA है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, बोले वो कैंसिल कर देगा लाइसेंस। तो हम नहीं बोल सकते पब्लिक को, पर आप जिसको डर नहीं वो बोल सकता है। तो वो बोल रहे हैं कि हमको ये था कि जो दवाई प्रोटोकॉल में थी कि ये दवाई देनी है, सिर्फ 3-4 दवाई, बोले वो ऐसी दवाई है कि अगर उनकी 2 डोज दे दे तो आदमी किडनी खराब हो जाए। जो 3 दिन हॉस्पिटल में रह लिया उसको 3 डोज गई, हो गया। ठीक है, नहीं ठीक है, मतलब कि पहला आदेश वो था उसका, उनका क्या, वो क्या है एजेंडा 2030, जब आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा। उन्होंने ये तय कर लिया है कि अब हमको इस दुनिया के अंदर मात्र 50 करोड़ लोग चाहिए काम चलाने के लिए। कब तक? 2021 से 2030 तक, उसका टाइम पीरियड उन्होंने तय किया है कि हमको मात्र पूरी दुनिया में 50 करोड़ लोग चाहिए जो क्लर्की का काम कर सके, हमारा काम कर सके। बाकी काम कैसे होगा? अभी भाई साहब ने शब्द, कौन बैठे थे, उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल करा था, AI किया था ना, किसने किया था? AI, बोला AI टेक्नोलॉजी है, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, आपको अगर खबर आप रिसर्च करते होंगे, पढ़ते होंगे, तो आपको पता चला होगा कि अब दिल्ली की जितनी भी जो क्लर्क का काम था अदालतों का, वो AI को दे दिया गया है। ठीक है ना? पहले तो उन्होंने क्या किया, वो कैसे देंगे इसको, कि पहले डिपार्टमेंट को नकारा बनाएंगे वो। आप कहोगे अरे ठीक हुआ है, सरकारी आदमी काम तो करता नहीं, पैसे लेता है ना, कि भाई सरकार का जो स्कूल है ना, स्कूल में पढ़ाई होती नहीं है, ये इसको 50-60 हज़ार रुपये मिलते हैं फ्री फंड के, है ना। तो वो क्या है, अभी AI टीचर भी आ गई है ना, केरल में आ गया है ना। और हॉस्पिटल्स का काम करने के लिए रोबोटिक्स AI आ गया है, और वो चल गया है। वेटर का और आपका जो होटल का काम करने के लिए सूरत के अंदर होटल शुरू हो गया है। ये मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ कि आने वाला है, हो गया है जो, है ना। चालान काटने के लिए पुलिस की जरूरत नहीं है, एक AI को ताकत दे दी जाएगी, वो करेगा। अभी ये जो घूम रहे हैं ना, ये इनको कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सबको वो जहर दे दिया है इंजेक्शन का। आपने देखा होगा, खड़े खड़े चलते चलते लोग मर रहे हैं, छोटे बच्चे से लेके कोई बड़े से मर रहा है ना। डेथ रेट जो है ना, वो जो डेथ रेट है वो 400% इंक्रीज हो गया है आदमी को मरने का। तो वो जो एजेंडा 2030 है, तो वो ये है, उनको आदमी नहीं चाहिए। पूरी योजनाएं उसके तहत चल रही है, पूरी योजनाएं। तो ये जो आपकी, जब इन्होंने बताया कि लाल डोरा तोड़कर प्रधान बैठे हैं यहाँ, इनको पता होगा कि जो सामूहिक जमीन थी सारी की रजिस्ट्री होगी सरकार के नाम, हो गई ना। पर हमको ये ही नहीं पता था पहले कि ये जमीन हमारी थी। माहौल ऐसा था कि हम तो उसको, जो सरकारी स्कूल है ना, उसको भी सरकारी स्कूल बोलते हैं, जबकि वो हमारी जमीन पर बना हुआ था, गांव की जमीन पे, सामूहिक जमीन पे। जो जोड़ था उसको भी हम बोल रहे तो सरकारी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट बना करके, और ये इन्होंने नहीं बनाया, इनमें इतनी अकल नहीं है, क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे, हमने पूरी दुनिया में अंग्रेजों का शासन था, तो उन्होंने वो व्यवस्था स्थापित करके दे दी थी। आपका राशन कार्ड कब बना? पहचान पत्र 1939, किसकी सरकार थी? आप भारत के नागरिक हो कि नहीं हो, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट कब बना? वही तय करके गए हैं अंग्रेजी। पुलिस का कानून 1860, है ना। IPC जो न्यायालय वगैरह ये कब के हैं? 1861। ये उनका दिया हुआ है सिस्टम पूरा का पूरा। और जब वो उन्होंने सिस्टम बनाया था, तो ऐसा सिस्टम उन्होंने डिजाइन किया था, कोई अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हो या आप हो तो समझ जाओगे, कि जो बजट वो बनाते थे ना काम करने के लिए, तो वो ऐसा बजट बनाते थे, क्योंकि नौकरी पे उन्हीं के लोग थे। राष्ट्रपति भवन में उस समय वाइसरॉय बैठता था, है ना, उन्हीं के आदमी थे। तो ज्यादा से ज्यादा खर्चा मशीनरी के ऊपर हो, मतलब कि सरकारी जो उनका आदमी था, ये जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जिसको आज कलेक्टर कहते हो आप, कलेक्टर का अर्थ ही था कि वो कुछ लूट का कुछ हिस्सा अपने पास रखता था, ऊपर भेजता था। कलेक्टर का अर्थ है कलेक्ट करने वाला। तनख्वाह नहीं मिलती थी इनको, इनका हिस्सा तय था। तुम्हें इतना है भाई, इतना जो भी कलेक्शन होगा वो इतना ऊपर चल जाएगा, इतना ये हो जाएगा, और सुविधाएं तुमको मिलेंगी। इसलिए आज उसका घर भी इतना बड़ा है, आपको दिखता है, वो गाड़ी घोड़ा चलती है ना, गाड़ी घोड़ा चलती है। कमिश्नर का क्या अर्थ है?
होता है ना कमिश्नरी, जहाँ कमिश्नरी है उसका भी यही काम है, शब्द का अर्थ भी कमीशन कमीशन कमीशन, उसको भी कमीशन था। तो ये मशीनरी उनकी बनाई हुई है, और उनकी बनाई हुई मशीनरी में आपका हमारा किसी का भला नहीं हो सकता। 1920-25 के आसपास जो बजट था वो 130 करोड़ रुपए था भारत का, और 110 करोड़ रुपए जो है वो अधिकारियों के वेतन पे, भत्ते पे, उनके रहने खाने पे खर्च हो जाते थे। आज भी जो टोटल खर्च है बजट का, प्लान्ड एक्सपेंडिचर और अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर दो तरह के वो होते हैं। प्लान्ड तो वो होता है कि जिसमें योजनाएं लगती हैं, काम होता है योजनाओं के ऊपर कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये रोड बना देंगे, यहाँ ये कर देंगे, ये पैसा वहाँ भेज देंगे, है ना जो। और अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर तो 85% जो खर्चा है, जैसे मान लो जो टैक्स कलेक्शन करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मान लो उसने 1 लाख करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्ट किया पूरे भारत से, तो 85% मतलब 85,000 करोड़ रुपए तो उस डिपार्टमेंट के चलाने पर खर्च हो जाता है। तो राजीव भाई ने एक बात सलाह दी थी, बंद कर दो इसको भाई। भाई 100 रुपए ले रहे हो तुम, 85 तो खर्च ही हो रहा है, 15 रुपए में क्या करना, छोड़ दो उसको फ्री। तो एक फिर उनसे पूछा कि कैसे चलाएंगे साहब देश को, तो आप अगर सर्च करोगे तो आपको पता लगेगा कि एक जम्मू कश्मीर के उस समय प्रधानमंत्री बोलते थे उनको, क्योंकि उसको प्रधानमंत्री बोला जाता था, अब जो 370 हट गई ना, मुख्यमंत्री बोलने लगे हैं। तो वो था गुलाम अली, आप सर्च करना। तो उन्होंने टैक्स जो था वो, उन्होंने कहा कि मैं, जो चाणक्य है वो ये कहता है कि 5% से ज़्यादा टैक्स नहीं लेना चाहिए जनता के ऊपर। तो वो बोला कि मैं यही करूँगा। तो लोगों ने, सेक्रेटरीट है ये जो तथाकथित पढ़े लिखे जो IAS IPS बोलते हैं अपने आप को, बोले सर गवर्नमेंट का खर्चा नहीं निकलेगा। तो बोले कुछ भी हो मैं करूँगा। तो उन्होंने किया। तो जो जितना टैक्स पहले आता था, जब उन्होंने टैक्स को घटा करके 5% कर दिया, अभी तो 28% 18% GST है ना। हर एक आदमी जो है ना आज 10,000 से 15,000 रुपये टैक्स दे रहा है, एक आदमी पर पर्सन। अगर आपके घर में 5 आदमी हैं तो गुणा कर लेना आप 15 से, 75,000 रुपये साल के आप दे रहे हो। क्यों? क्योंकि ये बोतल खरीद रहे हो, बिस्किट का पैकेट खरीद रहे हो ना, चाहे बीड़ी भी खरीद रहे हो, उस पर भी टैक्स आप दे रहे हो। तो वो उनका 300% बढ़ गया था टैक्स, क्योंकि आदमी चोर रहना नहीं चाहता है कोई। क्यों चोरी करेगा यार आदमी, क्यों लूट करेगा, क्यों धोखाधड़ी करेगा? आदमी करना नहीं चाहता है पर उसको मजबूरी में करना पड़ता है। तो ये एजेंडा 2030 को आप समझो, क्योंकि अगर आप और हम नहीं समझेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है ना। अभी आपने, ये तो महाकुंभ चल रहा है अभी, इसकी वजह से रुका हुआ है, एक वायरस और आ गया था नहीं तो, है ना है कि नहीं? अभी जब तक ये चलेगा तब तक वायरस को फोन है कि साहब अभी छुट्टी पर रहिए, आप रुके रहिए। क्या कमाल का वायरस है यार, है ना। अब जब ये कुंभ खत्म हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे, कहीं चुनाव नहीं हुए अगर, तो फिर वो आ जाएगा। मतलब क्या है, कहना क्या है कि आपको मीडिया के थ्रू, टीवी चैनल के थ्रू प्रोग्राम करके 50 करोड़ पर जनसंख्या को लेकर आना है, और उसके लिए पहले से सब लोगों का दिमाग बनाया हुआ है कि आपकी समस्याओं का कारण क्या है, जनसंख्या की वृद्धि। वो जो मैं बात कर रहा था कि माल्थस जो अर्थशास्त्री था, उसने ये थ्योरी दी थी। उसने कहा था कि भाई जो बेरोजगारी या रोजगार का संबंध वो जनसंख्या वृद्धि से है। तो जब उससे पूछा, और हर दुनिया में आदमी यही कहता है, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति, कोई भी हो, वित्त मंत्री हो, बोला जनसंख्या बढ़ गई। तो जब उनसे पूछते हैं लॉजिकली कि भारत की जनसंख्या जो है 31 करोड़ के लगभग थी, 36 करोड़ के 1947 में, और गरीबों की संख्या 4 करोड़ थी उस समय। आज लगभग 100 से ज़्यादा की है जनसंख्या, तो गरीबों की संख्या आज 85 करोड़ है, क्योंकि 85 करोड़ को राशन दे रहे हैं ना, तो वो ले नहीं सकते, उनको दे रहे हैं। तो 85 से 90 करोड़ लोग गरीब हैं। अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट के अनुसार, जो अर्थशास्त्री हुए भारत में, उनकी रिपोर्ट के अनुसार तो 85 करोड़ लोग जब गरीब हैं तो भाई जनसंख्या तो बढ़ी 3 गुना। 36 करोड़ अगर थे तो उसको 3 से गुना करो, 4 गुना, सॉरी, है ना। तो बेरोजगारी, गरीबी भी 4 गुना बढ़नी चाहिए। 4 चौक 16 करोड़ अभी हो गया है। 20-21 गुना कैसे बढ़ गई? वो ये ऐसे बढ़ गई क्योंकि 98% संसाधनों पर कब्जा 21 लोगों का है, मात्र 21 लोगों का। आपको ये जो नाम दिखते हैं, अभी नाम लिया था अडानी अंबानी, इनका नहीं है, नहीं इनका है ही नहीं, इनको वो कमीशन वाला हिस्सा है, कमीशन है इनका तो, क्योंकि इनका जो इंडस्ट्री है या इसमें जो इन्वेस्टमेंट लगी हुई है वो किसी और लोगों की लगी हुई है। 3-4 नाम आप याद रखना। एक नाम इन्होंने दिया था बिल गेट्स,
ये जितनी भी दुनिया में ये जो लगी है दवा, इंजेक्शन, ये सब उसने सप्लाई करी है। ये जो सीरम इंस्टीट्यूट है ना, अदर पूनावाला आप सोचते हो इसने बनाई, एस्ट्राजेनिका ने उसको दिया, इंग्लैंड की कंपनी, और वहाँ उस पर केस हो गया है एस्ट्राजेनिका के ऊपर। उसने बताया कि हाँ हमने इससे आपको TTS हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम, थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम होगा। इंग्लैंड की अदालत में जब उसके ऊपर खोज केस हुआ कि भाई ये क्या हुआ, तो उसने कहा जी हमने तो पहले ही बताया था। अच्छा, तो उस समय भी जो आंगनबाड़ी वर्कर थी या जो ये आपका जो लगा रहे थे, आपको लगा रहे थे ना दवा, गांव-गांव जाकर कैंप लगा करके, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, स्वास्थ्य कर्मी, तो वो उसमें भी उन्होंने कहा कि हमने तो पहले ही बताया है। क्यों बोलो, तो खोलो वेबसाइट कंपनी की, आज भी उसका डिस्क्लेमर पड़ा हुआ है कि इससे आपको ये दिक्कत हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, आपको कैंसर हो सकता है, आपको जो स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। बोले हमने तो लिख के दिया है पहले ही, पर हमारा आदमी को पता ही नहीं पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है उसको, है ना। क्यों? क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो व्यक्ति जो सरकार में बैठा है वो हमारे फायदे के लिए काम कर रहा है। ऐसा नहीं है। तो आज की ये जो मीटिंग है ना, ये सिर्फ आपको ये जानकारी भर कराने के लिए है, क्योंकि ये विषय इतना लंबा है, इसलिए 3 दिन की ट्रेनिंग हम चलाते हैं। एक विषय और है, आप जानते होंगे कि सब जो है लगभग कर्जे में है कि नहीं है? कोई ऐसा आदमी है जो कर्जे में ना हो? पानी गरीब हो चाहे अमीर हो, भाई गरीब आदमी, देखो कितना बड़ा प्लान है। जब लाल डोरा तोड़ा गया, मतलब आपकी घरौनी बनी, घरौनी, तो जब घरौनी बनी तो तब अखबार में खबर आई थी, मैंने देखी थी कि अब व्यक्ति अपने घर पर लोन ले सकता है ना। अभी गांव में लोन नहीं ले सकता था घर पर, है ना। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वज इतने समझदार, इतने एडवांस लोग थे कि जो जहां रह रहा है उसका कब्जा, क्योंकि ये प्राकृतिक कानून है। आप अगर कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट में लिखा रहता है नेचुरल जस्टिस विल प्रिवेल, मतलब कि प्रकृति का कानून या प्रकृति का नियम हमेशा कोर्ट के नियम से ऊपर रहेगा, उसको कोई नहीं काट सकता। और प्रकृति का नियम क्या है कि अगर टटीरी ने आपके खेत में अंडे दे दिए तो दे दिए, किसान उसको हटाता नहीं है, साइड से निकाल लेता है। मतलब जो जहां आगे बस गया वो 10-12 साल अगर पूरा हो गया तो उसका हो गया, वो मालिकाना हक। ये प्राकृतिक सिद्धांत है। तो भाई वो अब आपके कागज बना दिया, है ना, कागज बन गया आपका, अब आप लोन लोगे। एक व्यक्ति, एक वर्ग ऐसा बचा हुआ था इस देश में जो जिसके ऊपर लोन नहीं था। कौन? जिसको आप गरीब समझते थे, मजदूर समझते हो, मजदूर वर्ग। उसके लिए प्लानिंग क्या आई है? स्वयं सहायता समूह। अभी उसको क्या है, अभी जो उप मुख्यमंत्री उन्होंने उसको, जो NBFC कंपनी है उसको वो दिया है, केशव प्रसाद मौर्य ने, कि हमने इतने 1000 करोड़ लोन दे करके सहायता कर दी, प्रोत्साहित किया है। और वो उनका जीवन किस में चल रहा है? वो 5-5 समूह ले रखे हैं एक व्यक्ति ने, क्योंकि 20-20-25 हजार रुपए मिलता है एक समूह में, है ना। 5-5 समूह ले लिए हैं, हर हफ्ते की किस्त है कि नहीं है? किसी को 1000 की, किसी की 1500 की, किसी की कुछ की, हर हफ्ते उसको किस्त में देना है। और उस पैसे से वो देखो उस पैसे का यूज कहाँ कर रहा है, वो बताया था इन्होंने, कंपनी का सामान को खरीदने में। पहले उसका जो जीवन चल रहा था, साधारण जीवन वो जी रहा था, कोई कर्ज उसके ऊपर नहीं था। अब वो कर्जा लेकर के समृद्ध किसको कर रहा है? कंपनी को। क्यों? क्योंकि वो मकान बनाएगा, उसमें सीमेंट कंपनी का, ईंट भट्टे की, भट्टा मालिक की, है ना, सरिया कंपनी का, बिजली की जो फिटिंग कराएगा वो कंपनी की, है कि नहीं है? मतलब सारा का सारा वो जो शादी में फिर जो खर्चा कर रहा है, अवैध खर्चा कर रहा है ना। जब आपको लोन मिल जाता है या आप कर्ज ले लेते हो तो जो आपकी औकात है उससे बाहर जाके आप खर्च करते हो, यही वो चाहते हैं। क्योंकि जिसके ऊपर कर्ज हो जाता है ना, वो स्वाभिमान खत्म हो जाता है उसका। आप उसको कितने ज्ञान की बात बताओ, उसे तो बोल रहे हो 1500 किस्त देनी है भाई, मुझे नहीं, मुझे तो किस्त देनी है कि नहीं है? वो उसमें लगा रहेगा। और कमाल की बात यह है कि हमने इस पे बड़ा रिसर्च किया, हमने मतलब जनता सरकार मोर्चा ने, इसके ऊपर कि यार ये बैंक जो है आपको मकान बनाने के लिए तो लोन दे रहा है बैंक,
लेकिन बैंक जहां लगा है, आपको मालूम है बैंक किराए की बिल्डिंग में है? क्या मालूम है आप लोगों को? बैंक जो है वो किराए की बिल्डिंग में है। फिर हमने पता किया कि एक होगा शायद, पूरे देश के बैंक किराए पर है, चाहे वो कितना ही बड़ा बैंक हो। लेकिन आपको कह रहा है कि 1000 करोड़ ले लो, 2000 करोड़ ले लो, 5000 करोड़ ले लो, आप अपना घर बनाओ, बिल्डिंग बनाओ, फैक्ट्री लगाओ, कुछ भी करो, वो अब खुद वो किराए पे है। तो इस पे जब संशय शुरू हुआ, इस पर रिसर्च करनी शुरू करी, तो एक हमारे साथी हैं घनश्याम वर्मा जी, आचार्य घनश्याम वर्मा जी, उन्होंने 15 साल लगाए अपने जीवन के इसको रिसर्च करने में कि ये मामला क्या है क्या मामला है। तो पता चला, जब उन्होंने रिसर्च किया, आरटीआईज लगाई वित्त मंत्रालय को, प्रधानमंत्री को, बैंकों को, आरबीआई को, तो पता ये चला कि भारत के अंदर जितने भी, ये मैं गंभीर बात बोलने जा रहा हूं आपको, आप इसको समझना। और मैं आज आपको सिर्फ ये, हम जो आपको जो है ना, पूरी बात आज नहीं बताई जा सकती, पॉइंट छोड़ के जाएंगे कुछ, तो जो लोगों को बात समझ में आ जाएगी वो फिर रिहान भाई यहाँ है, फिर आगे उस पर चर्चा शुरू करेंगे, और उसका सोल्यूशन क्या है वो भी हमको पता है, क्या करना है क्या नहीं करना है कि नहीं भाई? जैसे पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास चलती है ना, पहली वाले व्यक्ति को थोड़ी वो 12वीं में बैठा देगा एकदम से। तो वो पता चला कि भारत के अंदर जितनी भी करेंसी बैंकों ने लोन पे दे रखी है वो टोटल फर्जी है, टोटल फर्जी है। तो फिर इस पर हमने काम करना शुरू करा। तो 2000 लोगों के आवेदन लगाए हैं अभी जनता सरकार मोर्चा ने पूरे देश से बैंकों को। क्या आवेदन लगाए हैं कि किसी के ऊपर भी जो कर्ज होता है, हमने एक अभियान शुरू किया और हमने नारा दिया देश के अंदर कि जनता सरकार मोर्चा पूरे देश की कर्ज की अदायगी करेगा वैध रुपए में, ओरिजिनल रुपए में, ठीक है ना? ओरिजिनल रुपए में हम सब लोगों के कर्ज की अदायगी जनता सरकार मोर्चा करेगा, ये नारा दिया। इस पर ट्रेनिंग सेशंस हुए, चर्चाएं हुई, पूरे देश से लोग आए, तो उसमें से हमने लगभग 2000 लोगों के आवेदन लगाए बैंक को, जिनके ऊपर कर्ज था या जिनके मकान को सील कर दिया था बैंकों ने, वो ताले तोड़े, वो आज अपने घर में रह रहे हैं। फैक्ट्री थी उसका ताला तोड़ा, वो अपनी फैक्ट्री में अभी काम कर रहा है। पूछते क्या है हम आवेदन में? सिर्फ इतना ही पूछते हैं बैंक वालों से कि भाई आपने जो पैसा इनको दिया लोन के रूप में, आप सिर्फ इतना बता दो कि वो पैसा असली था कि नकली था, बस। तो वो लिखित में बोला मौखिक कुछ नहीं चलेगा, मौखिक में नहीं चलेगा कि आपने असली दिया कि, बोले जी हमने, वो बैंक कहता है कि हमने जो दिया वही दे दो, आप लिख के दो तुम, नहीं वो बोले वहां का लिख के दो तुम, क्योंकि बैंक जो है ना लिखित में काम करता है। तो आप लिख के दो, हमें ये बता दो कि आपने असली दिया है कि नकली दिया है। तो अगर असली दिया है तो लिख के देगा वो। आज तक 2 साल हो गए उसने लिख के नहीं दिया। फिर इस पे जब रिसर्च हुई तो पता चला हमको कि रुपया है क्या आखिर ये। अभी तो हम कागज का जो आपके जेब में नोट है उसको रुपया मानते हैं ना, वो नोट है, रुपया नहीं है। क्यों? उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? उसके ऊपर लिखा हुआ है मैं धारक को 100 रुपये या 10 रुपये, जितने का भी नोट है वो 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूं, पर लिखा है ना। तो 100 रुपया यानी कुछ और चीज है भाई, अदा करने का वचन दे रहा है गवर्नर, तो इसका मतलब वो पर्ची है, वो तो नोट की, कागज का पे उसने गारंटी दी है आपको, वायदा पत्र है वो। जैसे आप किसी को लिख के दे दो कि जाओ 5 बिस्किट के पैकेट इस फलानी दुकान से ले आओ और अपना साइन कर दो, तो वो समझेगा कि हाँ भाई ये रिहान जी ने भेजा है, तो वो 5 बिस्किट के पैकेट दे देगा। बिस्किट तो नहीं है वो, पर्ची है ना वो। तो ऐसे ही ये जो आपकी ये जो रुपया है इस पर गारंटी है, लेकिन ये जो 1 रुपये का नोट है इस पर गारंटी भी नहीं है। इस पर लिखा हुआ है अगर आप पे 1 रुपये कागज का नोट हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, और नीचे क्या है, इस पे सिग्नेचर है, गवर्नर के साइन नहीं है इसके ऊपर, सचिव वित्त मंत्रालय, जो वित्त मंत्रालय का जो सचिव है उसके सिग्नेचर है। इस पर विचार किया आपने? क्यों नहीं होता है कभी? और ये 2 रुपये से ऊपर के नोट पे ये होता है वादा। इस पर लिखा है कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूं, और नीचे गवर्नर का साइन है, गवर्नर का, गवर्नर ने वादा किया है इसके ऊपर, और गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको पता है कोई सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है? क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट? बताओ।
सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है? ठीक, हाँ, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्रीय सरकार ना, हिंदी अर्थ हुआ। पर केंद्रीय सरकार नाम की कोई वस्तु है नहीं भारत के अंदर। भारत के अंदर ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता है, जो सरकारी कर्मचारी बैठे हैं ये, या लिखा जाता है यूनियन ऑफ इंडिया या रिपब्लिक ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं संविधान में या कागजों में कहीं है ही नहीं। तो हमने आईटीआई में पूछा ये सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है भाई? आपने कहा है इसके ऊपर गारंटी जो है, क्योंकि आरबीआई के गवर्नर के साइन को बोले हम नहीं मानते। हमने उनको कहा, बोले क्यों नहीं मानते? मगर आरबीआई तो प्राइवेट है। वो बोले कैसे? तो मगर मद्रास हाईकोर्ट का 2019 का आदेश है। मद्रास हाईकोर्ट ने आदेश दिया एक कर्मचारी के फेवर में, जब उसने उसको यूपीएससी में वो एग्जाम में बैठा था, तो वो पास करने के बाद भी उसको नौकरी नहीं मिली। उसको वो उसने यूपीएससी ने कह दिया भाई तुम पहले से जो हो लाभ के पद पे हो, आरबीआई में काम करता था वो। तो उसने केस किया मद्रास हाईकोर्ट में, उधर का व्यक्ति था वो। तो हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि ये जितने भी बैंक हैं इवन आरबीआई सब प्राइवेट हैं। तो उसको फिर नौकरी मिली। तो हमने कहा ये तो प्राइवेट है, इसकी क्या माननी यार? कल को मान लो कल को तो मैं साइन करके दे दूंगा 100 का नोट मेरा वादा है, 100 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ पर्ची पे। तो इस पे क्योंकि आप इसको मान रहे हो इसलिए क्योंकि इस पे लिखा होगा गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी है, भारत की जो सरकार है। हमने पूछा है सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है, तो वो बोले कि भाई ये हमें नहीं पता। तो इसका मतलब है भाई ये जो नोट चल रहे हैं फर्जी हैं सारे, गारंटी है ही नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट नाम की कोई चीज नहीं है देश के अंदर। मैं आपको बताऊं सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, क्योंकि आरबीआई की जो स्थापना की थी वो इन्होंने नहीं की थी। आरबीआई बनाया था अंग्रेजों ने 1934 में। आरबीआई एक्ट आया था 1934 1934 में, उस समय आरबीआई बना था। और उस समय किसकी सरकार थी? अंग्रेजों की सरकार थी। अंग्रेजों का प्रतिनिधि यहाँ था वाइसरॉय। सरकार चलती थी, उसको बोलते थे द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि उसकी सरकार पूरी दुनिया में थी, तो सबकी वो केंद्रीय सरकार थी, उसको बोला जाता था द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहां से फिर संशय शुरू हुए, और उसका पूरा हमने इस पे किताब भी हमारी आ गई है, आप ऑनलाइन उसको मंगा सकते हैं। रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन। क्योंकि ये पूरी व्यवस्था जो टिकी हुई है, जो मैंने आपको कहा कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एजेंडा 2030 है ना, डीपॉपुलेशन एजेंडा, और आपकी जो समस्याओं का कारण है वो है ये रुपया। क्यों है, कैसे है? क्योंकि ये जो रुपया है ना, ये रुपया नहीं है, ये टोटल फर्जीवाड़ा है। और जो आदमी एक बार कर्ज ले लेता है, कोई ऐसा व्यक्ति है क्या पूरा दे दिया हो? किसी ने होम लोन लिया है यहाँ? मकान पे लोन लिया किसी ने? कृषि को छोड़ो, कृषि का लोन कुछ होता ही नहीं। कृषि कार्ड जो लोन है ना, उसी से परेशान है बैंक वाला ही, क्योंकि आपको तो मालूम नहीं है वो फसल पे ऋण है, कुछ नहीं कर सकता वो आपका उसमें। इसलिए वो फिर पूरे से पूरे में भी आधे में भी सेटल करता है, भागता है। डराने का अलग विषय है, वो डराता है इसलिए क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। बेच दो, जब आप बेचोगे तो वो कोई धनी व्यक्ति लेगा, वो धनी व्यक्ति कॉर्पोरेट घराने का गुलाम है। तो ये आपकी समस्याओं का कारण क्या है? रुपया। जैसे रावण को नहीं मारा जा सकता था क्योंकि रावण की सारी ताकत उसकी नाभि में थी, तो ऐसे ही इस व्यवस्था की जो ताकत है उसकी नाभि कहां है? इसमें। पूरी दुनिया के अंदर किसी ने भी अगर इस विषय पर बात करने की कोशिश करी है तो वो जीवित नहीं बचा है। मात्र भारत ही एक ऐसा है जहां इतना बड़ा अभियान शुरू हुआ है, ना कि शुरू हुआ है बैंकों के पैर उखाड़ दिए हैं। अभी हमारा केस में कोर्ट में केस भी लगा हुआ है। हमने कहा 7,000 करोड़ रुपए हमारे निकल रहे बैंक के ऊपर, क्योंकि हमने वैध रुपए में इसको इतने रुपए दे दिए। अब ये वैध अवैध का क्या चक्कर है? ये रुपया है, 1 रुपया देखो इसको आप जरा, इस पर क्या लिखा हुआ है? ये चांदी का है, ये 1919 का रुपया, 1918 का है ना। ये भी 1 ही रुपया है, और ये भी 1 रुपया है ना, और ये भी 1 रुपया है, गिलेट का कागज है ना, लोहे का है, जिसका भी सर्कुलेट करो इधर इसको। ये 1 रुपया है,
इस 1 रुपये में आज भी 50 किलो गेहूं आते हैं। ये 1 रुपया है दोस्तों, इस 1 रुपये में आज भी 50 किलो गेहूं आते हैं। आज भी इस 1 रुपये में आज भी 50 किलो गेहूं आते हैं। और इसमें नहीं आता है आपके में एक टॉफी भी, ये भी 1 रुपया। और जब इसको बैंक में लेके जाओगे आप, ये चांदी वाला ये नहीं, मतलब कि वो नहीं जो ये रुपया, आप अगर सुनार के पास जाओगे तो उसके पास है ये, उसको बोलो हमें वो रानी वाला रुपया चाहिए। तो इसमें और उसकी वैल्यू में बैंक उसको आज भी 1 रुपये में लेता है। आप जमा करने जाओगे तो वो 1 ही रुपये में जमा करेगा उसको। जब आप कहोगे मेरा रुपया वापस दे दो, तो देगा ये, उसको रख लेगा या ये देगा। उससे पूछा हमने वही कि ऐसा क्यों, बोला जी 1 ही रुपया, वो भी है, भी 1 रुपया है। तो फिर हमने आरबीआई में रिसर्च करा, पता किया कि यार ये उसमें तो आ रहा है 50 किलो गेहूं आज भी, और इसमें आती है एक टॉफी, ये क्या चक्कर है। मतलब कि इतनी बड़ी लूट हुई है आपकी, और किन्होंने करी है? बैंकों को, क्योंकि आपने इस कागज के नोट को रुपया मान लिया। रुपया जो है, अगर आप समझोगे तो रुपये की परिभाषा ये है कि रुपया जैसे समय, समय क्या है, दूरी क्या है, मापने का साधन है ना। 1000 मीटर में 1 किलोमीटर दूरी, दूरी नापते हैं, मतलब दूरी का नापने का फीटा है वो, है ना। ऐसे ही समय, घंटा जो है 1 घंटे में 60 सेकंड होंगे, है ना, और 60 मिनट का 1 घंटा होगा, इसका नियम है। ऐसे ही दूरी का नियम है, डिस्टेंस का, दूरी का नियम क्या है कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होगा, मापने का पैमाना है, मापने का पैमाना। ऐसे ही रुपया जो है आपकी मेहनत को मापने का पैमाना है। और कोई भी पैमाना होता है उसका स्टैंडर्ड है, और उस स्टैंडर्ड को दुनिया में कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अगर आज आपने ये बोल दिया कि 500 मीटर में 1 किलोमीटर होगा, या 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है, और आपने ये, किसी ने ये कर दिया कि भाई 500 ग्राम में 1 किलोग्राम होगा, तो क्या होगा? आप जो वस्तु लोगे वो तो मिलेगी आपको 500 ग्राम कम, और जो कीमत दोगे वो दोगे 500 ग्राम ज्यादा की। मतलब 2 तरफा लूट हो जाएगी, और फिर वो सिस्टम चल नहीं पाएगा, व्यवस्था चरमरा जाएगी। सिद्धांत को अगर छेड़खानी कर दें, ऐसे ही रुपया जो है आपको वस्तु को मापने का एक, सॉरी, आपकी मेहनत को मापने का साधन है। भाई आपने जो उत्पादन किया उसको कैसे नापे, उसको नापने का एक साधन है रुपया। और रुपये का जो स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड आप याद रखना हमेशा। सिद्धांत होता है रुपया, सिद्धांतिक है। उसका सिद्धांत क्या है? 1 रुपया बराबर, सॉरी हाँ, 15 रुपया बराबर 1 मोहर, ये इसका स्टैंडर्ड है। 15 रुपए की 1 मोहर होगी। मोहर जो सुना है किसी ने? सोने की मोहर होती है, सोने की। उसमें होता है 11.664 मिलीग्राम सोना, यानी शुद्ध तोला। शुद्ध तोला, 1 शुद्ध तोला सोना बराबर 15 रुपया। मतलब कि अगर 1 तोला सोना है तो आरबीआई 15 रुपए छाप सकता है। ये इसका स्टैंडर्ड है। अब इन्होंने क्या किया, जैसे 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 लोगों को जानकारी भूलते गए, अध्ययन किसी ने किया नहीं, तो वो जो आपके 50 किलो गेहूं आ रहे थे 1 रुपए में, वो आ गया 1 टॉफी पे। क्यों? सिद्धांत को दरकिनार कर दिया। 50 किलो गेहूं कितने का है आज? 1200-1300 रुपए का, 1500 है ना। अगर इसकी कीमत को हम दोबारा से स्थापित कर दें तो आपकी जितनी समस्याएं हैं वो सारी एक झटके में, शरीर की सारी समस्या आपकी एक झटके में समाप्त। और ये जो ड्रामा चलता है, ये डॉलर बढ़ गया, रुपया घट गया, सब खत्म। मतलब आज का 1 रुपया बराबर 777 मिलीग्राम सोना। मतलब आपके जो 1 रुपए की कीमत है ना, जो है 777 मिलीग्राम सोना, वो लगभग 6000 रुपए के बराबर बने आ जा रहा है मार्केट में, है ना। मतलब सोने का 1 रुपया जो है 6000 रुपए के बराबर है। 80,000 80,000 चल रहा है।
तो वही अब निकाल लीजिए उस हिसाब से। 1000 के लगभग 777 मिलीग्राम गोल्ड ही 1 रुपया है। ये सिद्धांत है, हमने कागज हमारे पास है सारे। सिद्धांत से छेड़छाड़ ये किया गया है हम लोग के साथ है, हम लोग इसीलिए परेशान हैं। तो ये सारी परेशानियों की, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, रावण को नहीं मारा जा सकता जब तक नाभि में नहीं लगेगा। तो उसकी इस व्यवस्था की नाभि है रुपया। आप रुपया अगर आपकी समझ में आ गया तो आप पूरी व्यवस्था को समझ जाओगे और इसमें से निकलना बहुत आसान है। तो कर्ज आपका कैसे खत्म होगा, है ना। लोन की समस्या अगर किसी की है तो अगर आपने एक किस्त भी दे रखी है, 6 लाख का लोन मात्र कितने रुपए में हो जाएगा? 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए में, 10 वैध रुपए में 6 लाख रुपया अदा होगा। हम उसको लिखेंगे कि हम भाई हमारे तो अब तुमको इतना दे चुके, क्योंकि आपने नोट को छापा नहीं है, किसी ने भी छापते तो नहीं आप। आपने मेहनत करी है, और मेहनत कहाँ से करी है? पसीना बहाया है। आज से 1000 साल पहले जो व्यक्ति मेहनत करता था तो ऊर्जा सूरज से मिलती थी, वो उसकी भी उतनी ऊर्जा लगती थी, आपकी भी उतनी ऊर्जा लगती है कि नहीं लगती है? तो आपने तो श्रम करके कमाया है इसको। तो आप जो जमा कर रहे हो वो है ओरिजिनल, और वो वहां बैठ के हवा में आ गया आपके खाते में 6 लाख, हवा में डिजिट्स फेंक दिए। इसीलिए जब उनको ये मालूम हो गया है कि अब इस व्यवस्था को हम ज्यादा नहीं चला सकते, तो ये व्यवस्था गिराने के लिए अब वो नया प्रोपेगेंडा उन्होंने रच दिया है। अब वो बोल रहे हैं कि जब तक ये कागज इनके हाथ में रहेगा तो क्या पता कल किसी के दिमाग में आ जाए कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूं, और किसी ने पढ़ लिया इसको ध्यान से और उसने मांग कर ली, तो बोले कागज को इनके हाथ से खींच लो। तो अब इसको कागज भी आपके पास ना रहे, मतलब कि दिखने में या फिजिकल में कोई चीज आपके पास ना रहे, इसलिए वो इसको खत्म करके ला रहे हैं CBDC। सिर्फ मोबाइल के अंदर रहेगा आपके, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। उसका नाम भी यही है जो मैंने आपसे पहले कहा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। और जो चलेगी कहां से? लंदन से, क्योंकि सारे केंद्रीय बैंकों का बैंक कौन है? इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट है। जितनी दुनिया में बैंक है ना, इनका मालिक भी एक ही है। 3 नाम आपको मैंने कहा था ध्यान रखने के लिए। एक नाम तो उन्होंने बताया था, बिल गेट्स। दूसरा नाम क्या है? रॉकफेलर। तीसरा नाम है रोथस्चाइल्ड। रुपये का जो काम देखता है वो देखता है रोथस्चाइल्ड। सारी दुनिया के बैंकों का मालिक है रोथस्चाइल्ड। कहां से ऑपरेट करता है? इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट और IMF से और वर्ल्ड बैंक, तीनों से ऑपरेट करता है। तो अब उन्होंने ये देख लिया है, और ये भारत के साथ नहीं दुनिया में कर दिया उन्होंने घोटाला। इसमें बहुत बड़ा विषय है ये, रियान जी जानते हैं कि इतना बड़ा विषय है कि इतनी देर में या घंटे 2 घंटे की चर्चा में ये नहीं समझाया जा सकता। तो अगर आप इस पे आगे बढ़ेंगे या विषय आपको समझ में आएगा, तो किताब हमारी है रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन, अमेजोन पर भी उपलब्ध है, और स्वदेशी हटे वेबसाइट है उस पर भी उपलब्ध है। रिहान जी को आप फोन करेंगे तो डायरेक्ट वहां से भी मंगाई जा सकती है। उसको पढ़ेंगे तो उसमें सारे सबूत, सारे जो RTIs है उनकी कॉपी उसमें हमने लगा दी है। और इतनी बढ़िया, और उसका मतलब प्रचलन में आई है किताब वो, कि उसका पहला स्टॉक मात्र 10-15 दिन में ही खत्म हो गया था पूरे देश में, इतनी तेजी से चल रही है। दूसरा स्टॉक आ रहा है उसका। तो यही आज के लिए इतनी चर्चा आपसे करेंगे। अगर आप कुछ सवाल इसमें पूछना चाहते हो तो वो पूछ सकते हैं।